बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1988 में जब मैंने लाहौर एयरपोर्ट पर अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैरियर का आगाज़ किया, उस वक्त सबसे मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड जहाज़ बोइंग 747 था और इसका कॉकपिट कुछ इस तरह का था। आज का मॉडर्न जहाज़ एयरबस 380 है और ये इसका कॉकपिट का मंजर है। पहले जहाज़ों में पायलट्स होते थे, अब कॉकपिट मैनेजर्स होते हैं। आइए ज़रा मेरे साथ तब्दीली के इस सफ़र पर चलें कि उस वक्त मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में क्या देखा था और आज क्या है। 1988 में बोइंग 747 पर लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम था, जो दुनिया के नक्शे पर किसी भी जगह जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डिग्रीज पता हो तो ये जहाज़ ऑटो पायलट पर उस जगह जा सकता था। मसलन अगर मैं इस जहाज़ के कंप्यूटर में ये फीड कर दूं कि लाहौर से डायरेक्ट कराची जाओ, तो वो लाहौर से शुरू होकर सीधा कराची ऑटो पायलट पर चला जाएगा। इस दौरान में अगर वो चाहे तो ज़मीन पर मौजूद रास्ता बताने के आलात जिसे VOR या NDB वगैरह कहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकता था। इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर बहुत कम ट्रैफिक होती थी। एक नाइट कोच कराची से आती थी और एक लाहौर से जाती थी। उस वक्त लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रेडार नहीं था। जहाज़ों की पोजीशन पूछ कर प्रोसीजर कंट्रोल किया जाता था कि आया जहाज़ों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है या नहीं। इसके बाद ही उनको एक दूसरे के लेवल के थ्रू गुजरने की इजाज़त दी जाती थी और इससे जहाज़ों में बहुत डिले भी होता था। उस वक्त भी पाकिस्तान की एयर स्पेस में फ़्लाइट्स ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट जाती थीं, मगर बहुत कम। पहले हम जहाज़ सेम लेवल पर एक दूसरे से बहुत दूर दूर रखते थे। मसलन हम दो हवाई जहाज़ों को सेम लेवल पर एक दूसरे से 10 मिनट की सेपरेशन दूरी पर रखते थे, जो कि तकरीबन 80 मील बनती है। और यही वो सेपरेशन थी जो जहाज़ों के अंदर हमें हर सूरत में मेंटेन करनी होती थी जब यही ट्रैफिक फ्लाई करते हुए हम दूसरे कंट्रीज़ की एयर स्पेस में दाखिल होने से पहले उनको हैंड ओवर करते थे। अब जहाज़ न्यू लेटेस्ट सिस्टम GPS और नेविगेशन सैटेलाइट्स को अपनी पोजीशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन पर लोकेशन ऑन करते वक्त यही पोजीशन सैटेलाइट्स नेटवर्क को यूज़ करते हैं। अब जहाज़ इस काबिल हो गए हैं कि वो अपना फ़्लाइट रूट बहुत एक्यूरेटली दुरुस्त तरीके से फ़्लाई कर सकें। दौरान परवाज़ वो अपने रूट की सेंटर लाइन के बहुत करीब रहते हुए फ़्लाई करते हैं और अगर वो रूट से हट रहे हों तो जहाज़ में मौजूद सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की मदद से फ़ौरन उनको वार्निंग मिल जाती है कि वो अपने रूट से हट रहे हैं। चुनाचे जहाज़ फ़ौरन अपने रूट पर वापस आ जाते हैं। इस बात पर मुझे वो वक्त याद आया जब लाहौर से जद्दा जाने वाला PIA का बोइंग 747 मेरी ड्यूटी में टेक ऑफ करने के बाद लाहौर के साउथ वेस्ट में जाने की बजाय नॉर्थ वेस्ट इस्लामाबाद की तरफ चला गया और इस्लामाबाद के नज़दीक एक डेंजर एरिया में घुसने वाला था। अगर यही आज का मॉडर्न जहाज़ होता तो पहले ही मिनट में कॉकपिट में GPS की मदद से वार्निंग आ जाती कि आप गलत रूट पर जा रहे हैं। पहले जहाज़ ज़मीन पर नस्ब ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को इंटरसेप्ट करके लैंड करता था और अब GPS और नेविगेशन सैटेलाइट्स की मदद से इंतहाई एक्यूरेटली किसी भी एयरपोर्ट पर RNP अप्रोच प्रोसीजर्स जो कि इन्हीं सैटेलाइट्स की बेस पर बनाए जाते हैं, पहले से बने हुए अप्रोच प्रोसीजर्स को ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ फ्लाई करते हुए लैंडिंग पोजीशन तक आ जाता है। अब जहाज़ लंबे लंबे रूट्स पर मसलन समंदरों के ऊपर ओशियानिक रूट्स पर जिन पर ग्राउंड या वाटर बेस्ड कोई भी नेविगेशन के आलात मुयसर ना हो, बहुत एक्यूरेसी के साथ अपने रूट की सेंटर लाइन पर रहते हुए अपनी फ़्लाइट मुकम्मल कर लेते हैं। पहले हम इन साथ साथ चलने वाले रूट्स पर हवाई जहाज़ों को एक दूसरे से बहुत दूर दूर रखते थे, क्योंकि ये जहाज़ वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता फ्लाई करने के दौरान रूट से हटते जाते थे। जैसा कि हमने देखा 1983 में जब GPS सिविल एयरलाइंस में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल में नहीं आया था तो कोरियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 007 दौरान परवाज़ अपने रूट से ड्रिफ्ट करते हुए हटती गई और सोवियत एयर स्पेस में दाखिल हो गई और सोवियत यूनियन के लड़ाका हवाई जहाज़ों ने उसे मार गिराया। अब हवाई जहाज़ अपने रूट से नहीं हटते और अगर ऐसा हो भी जाए तो पायलट को फ़ौरन ही कॉकपिट में वार्निंग मिल जाती है। इन्हीं सिस्टम्स पर बेस्ड RNP अप्रोच प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं जिनकी मदद से अब हमारे शुमाली इलाका जात की फ़्लाइट्स के शेड्यूल रेगुलर हो जाएंगे। जहां पहले मौसम और बादलों की वजह से अक्सर फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती थीं, अब ये फ़्लाइट्स GPS और नेविगेशन सैटेलाइट्स की बेस पर मबनी RNP अप्रोच बनाकर लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगी। अब हर एयरलाइन अपने जहाज़ों पर इन सिस्टम्स को लगाने की पाबंद है, जिसकी चेकिंग किसी भी वक्त
हर मुल्क की सिविल एविएशन अथॉरिटी का रेगुलेटरी विंग कर सकता है। मैंने 1988 में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आज तक इस तब्दीली के अमल को देखा है। पहले रेडार लगे थे, फिर उससे बेहतर रेडार लगे। जहाज़ों के साथ राब्ता पहले 100-150 मील तक होता था, अब यही राब्ता बढ़ के कई सौ मील तक चला गया है और हम दूर दराज की फ़्लाइट्स के साथ राब्ता कर लेते हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना की तरफ से आने वाली फ़्लाइट्स बॉर्डर पर आकर हमसे कुछ देर तक राब्ता नहीं कर पाती थी। हमारी VHF वायरलेस रेंज उस वक्त तक उस जगह को कवर नहीं कर रही थी। एक रोज़ मैं लाहौर रेडार पर ड्यूटी कर रहा था तो मेरे बराबर में रखा हुआ फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन अटेंड किया तो दूसरी तरफ से कोरियन फ़्लाइट के कैप्टन की आवाज़ आई, हेलो दिस इज़ कोरियन फ़्लाइट ओवर पोजीशन पुरपा। मैंने जब पलटकर अपने रेडार स्कोप पर देखा तो पता चला कि ये फ़्लाइट इस वक्त शुमाल की तरफ से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो रही है और इस वक्त ये पाक चाइना बॉर्डर पोजीशन पुरपा पर रिपोर्ट कर रही थी। शायद माजी में होने वाले हादसे की वजह से कोरियन एयरलाइंस ने अपने जहाज़ों पर सैटेलाइट फ़ोन्स भी लगवा दिए थे कि अगर किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से वायरलेस पर राब्ता ना हो तो इस फ़ोन पर पायलट फ़ौरन राब्ता कर सकता था। ये इस कोरियन फ़्लाइट का रेगुलर फीचर बन गया। जैसे ही पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते हमें फ़ौरन कैप्टन की कॉल आ जाती। अब हवाई जहाज़ों में मौजूद काबिल एतमाद सिस्टम्स की वजह से हम अपनी एयर स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज़ों को एकोमोडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक ही लेवल पर जहाज़ों को नज़दीक रखना इसलिए मुमकिन हो गया है कि अब वो अपनी पोजीशन बहुत एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं। इस तरह पहले के मुकाबले में दुगना हवाई जहाज़ इसी एयर स्पेस के अंदर रखे जा सकते हैं। अब ये जहाज़ अपने लेटेस्ट ऑल्टीमीटर्स यानी जहाज़ की हाइट बताने वाले आलात की मदद से अपना मुकर्रर करदा लेवल बहुत एक्यूरेसी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। पहले 29,000 फुट और उससे ऊपर दो जहाज़ों के दरमियान में हम हमेशा 2,000 फुट की सेपरेशन रखते थे। अब चूँकि हवाई जहाज़ अपना लेवल बहुत एक्यूरेटली मेंटेन कर लेते हैं तो इंटरनेशनली ये सेपरेशन कम करके 1,000 फुट कर दी गई है। इसे हम RVSM रिड्यूस्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा भी कहते हैं। इस वजह से भी अब हम ज़्यादा हवाई जहाज़ इसी एयर स्पेस में एकोमोडेट कर लेते हैं। तो अब हमारे हवाई जहाज़ों की शक्ल इससे बदल कर ये हो गई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।